गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 27 नवंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा, देखिए, म्यांमार और इंडिया के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे अर्थक्वेक जो है 6.1 मैग्नीट्यूड का जो है वो फील किया गया है। और दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसके तहत बांग्लादेश जो है कुछ अपना एरिया इंडिया को देगा और बदले में इंडिया जो है कुछ एरिया अपना बांग्लादेश को देगा। तो उसके संबंध में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में। ओपेक वो कंट्रीज़ हैं जो तेल के उत्पादन करती हैं, जो ऑयल का जो प्रोडक्शन करती हैं, क्रूड ऑयल का। तो उसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो अर्थक्वेक आया था, जिसको फील किया गया है म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के इलाकों पे, और 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें अर्थक्वेक की, तो देखिए, अर्थक्वेक जो होता है वो शेकिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थक्वेक इन सिंपल वंस वर्ड वी कैन से शेकिंग ऑफ अर्थ मीन्स जो एक तरह से जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थक्वेक। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल इवेंट है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जब अर्थ के अंदर से जब एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी जो है वो एक तरह वेव के फॉर्म में रिलीज़ होती है। और वो वेव जो है वो सभी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और इन्हीं वेव्स को, जो वो वाइब्रेशंस होते हैं उस टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, ठीक है। और उसी सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो सिस्मोग्राफ जो है ये इन्हीं सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सिस्मिक वेव जनरेट कैसे होती हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से सिस्मिक वेव जो है वो जनरेट होती हैं। और वो उसके बाद सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं। और जैसे जैसे वो मूव करती जाती हैं, वैसे वैसे उनका जो एक तरह से अमाउंट है वो कम होता जाता है। लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। फिर देखेंगे तो अर्थ के सरफेस के नीचे जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और उसके ऊपर के एरिया को हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो जो नीचे का एरिया, जहाँ से मेनली जो अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से प्लेट्स मूव की होंगी, तो वो हाइपोसेंटर का एरिया हो गया। जो ऊपर का एरिया है वो हो गया एपिसेंटर, ठीक है। तो कई टाइप्स के अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फॉल्ट जोन्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो उसके बाद बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। तो देखिए, जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक का जो बेल्ट है वो हमारा पैसिफिक रीजन में आता है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं, ठीक है। वो पैसिफिक ओशन में है, जहाँ पे 81% ऑफ जो अर्थक्वेक है पूरे वर्ल्ड का, जो 81% अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं वो इसी एरिया पैसिफिक ओशन के रीजन्स में ही आते हैं। इसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। और देखेंगे तो ये बेल्ट एग्जिस्ट करता है अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशनिक क्रस्ट आर श्रिंकिंग। और ये उस एरिया में है जहाँ पे सभी जो वो सभी बेल्ट्स जो हैं, जो भी ओशनिक क्रस्ट हैं, उनके सभी प्लेट्स वहाँ पे एक तरह से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक पास वहाँ पे, तो वहाँ कई ज्वाइंट्स हैं, तो उसी की वजह से वहाँ मूवमेंट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्थक्वेक इन दीज सबडक्शन जोन्स आर कॉज बाई स्लिप बिटवीन प्लेट्स एंड रप्चर विद इन प्लेट्स। और यहाँ पे अर्थक्वेक भूकंप आने का ये मेनली कारण है कि वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से जो है टकराती हैं या आपस में स्लिप होती रहती हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से ये अर्थक्वेक जनरेट होता है। ज़्यादातर जो पैसिफिक ओशन वाला जो इलाका है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं, तो उस इलाके में ये हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। द अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा। देखिए, जो अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है, जो कि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी इसको बोलते हैं, वो जावा से लेके सुमात्रा तक है। उसके बाद थ्रू द हिमालयाज, द मेडिटेरियन एंड आउट इन द अटलांटिक। तो जावा, सुमात्रा, हिमालय से होते हुए, मेडिटेरियन से होते हुए ये अटलांटिक तक इसका असर देखने को मिलता है, जो अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट है। दिस बेल्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 17% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक इंक्लूडिंग सम ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो ये बेल्ट जो है, अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट जो है, वो केवल 17% एक तरह से वर्ल्ड के जो इलाके हैं अर्थक्वेक के, उसमें 17% जो है ये अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट कवर करता है, ठीक है। और इसमें से कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव में आते हैं। द थर्ड प्रोमिनेंट बेल्ट फॉलोज द सबमर्ज मिड अटलांटिक रेंज। जो तीसरा बेल्ट है वो हमें मिड अटलांटिक रेंज में देखने को मिलेगा। द रिज मार्क वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर सेपरेटिंग अपार्ट। और यहाँ पे जो दो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वजह से होता है, जो कि एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। मोस्ट ऑफ द अटलांटिक रिज इज़ डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो ये मिड अटलांटिक रिज का जो एरिया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से जो है बहुत दूर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समुद्री गहराई में, बहुत ज़्यादा डीप वाटर है।
बात करेंगे सिस्मिक हज़ार्ड ऑफ मैप ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय। तो देखिए इसी की वजह से जो है इंडिया में हमें ज़्यादा अर्थक्वेक इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हिमालय माउंटेन, तो हिमालय जो माउंटेन है, जो ये इंडिया की जो प्लेट है, वो इंडिया की प्लेट जो है वो एशिया की प्लेट में जो है एक तरह से वो हमें हर साल एक तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि इंडिया की प्लेट जो है वो एशिया की प्लेट के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से जो हिमालय की जो हाइट है वो दिन प्रतिदिन जो बढ़ती रह रही है। तो इसी वजह से ये अर्थक्वेक का ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो हिमालय जो है यंगफॉल माउंटेन्स में आता है, तो वहाँ पे क्या है कि दोनों प्लेट टकराने की वजह से जो है इंडिया का जो प्लेट है और एशिया का जो प्लेट है वो उन दोनों प्लेट के टकराव की वजह से हिमालय बना है। और ये कहा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि इंडिया की जो प्लेट है वो एशिया के प्लेट में हर साल कुछ सेंटीमीटर से जो है वो अंदर जा रही है, जिसकी वजह से जो हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ता जा रहा है। और देखिए इंडिया के जो सिस्मिक जोन्स हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये बेस्ड है किस पे कि जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ज़्यादा हाई पावर के आते हैं, और जहाँ कम उसके आते हैं, तो उसके बेसिस पे जो डिवाइड किया गया है। उसके पहले जो है इसको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था, और बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड जोन को जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कंबाइन कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके सिर्फ सेकंड जोन बना दिया। तो अब सिर्फ जो है हमें 4 जोन देखने को मिलता है, पहले जो है 5 जोन थे टोटल। देखिए जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक ऑफिशियल एजेंसी है जो कि पब्लिश करती है जो भी सिस्मिक हज़ार्ड मैप्स हैं या कोड्स हैं, तो ये सब पब्लिश करती है जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो। बात करेंगे अब सिस्मिक जोन 2 के बारे में। देखिए सिस्मिक जोन 2 में जो है ऐसे एरियाज आते हैं जहाँ पे भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो 5 से 6 के बीच में हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे एरिया आएंगे। थर्ड में ऐसे एरिया आएंगे जहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो 7 के आसपास हो। और सिस्मिक जोन 4 में ऐसे एरिया आएंगे जो ज़्यादा मेजर डैमेज कॉज करते हैं, जो कि 7 के ऊपर जाएंगे। तो ये सिस्मिक जोन जो 4th है वो 7+ होगा, जो थर्ड है वो लगभग 7 के आसपास है, और अगर 5 से 6 के बीच में है तो वो सिस्मिक जोन 2 में है, ठीक है। तो जो सिस्मिक जोन 2 है वो माइनर डैमेज का एरिया है, सिस्मिक जोन जो 3 है वो एक मॉडरेट डैमेज वाला एरिया है, और सिस्मिक जोन 4 है जो वो मेजर डैमेज का एरिया होगा। अब लास्ट में देखते हैं जो फिफ्थ हमारा है, तो फिफ्थ जो है वो सबसे ज़्यादा हाई डैमेज कॉज करता है, और इसमें इंटेंसिटी जो है वो 9 तक जा सकती है, रिक्टर स्केल पे 9 तक, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हमारे इंडिया का जोन 2 में देखेंगे तो जोन 2 में 40.93% इंडिया का एरिया आता है, और जोन 3 में 30.79% जो है एरिया इंडिया का कवर होता है, और जोन 4 में 17.49% इंडिया का एरिया कवर होता है, और जोन 5 जो है उसमें 10.79% इंडिया का एरिया इसमें आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जोन 5 के बारे में। तो अर्थक्वेक जोन 5 इज़ द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो है वो फिफ्थ वाला ही है। वेयर हिस्टोरिकली सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल शॉक्स हैव अकर्ड, और यहाँ पे जो है जो सबसे खतरनाक जो भूकंप आए हैं वो इसी एरिया में आए हैं। अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिस 7 हैव अकर्ड इन दिस एरियाज एंड हैव इंटेंसिटीज़ हायर देन 9। तो यहाँ पे ये बताई जाती है कि जो सिस्मिक जोन 5 में जो एरिया जाते हैं यहाँ 7 से ऊपर जो है भूकंप आ चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि 9 से ऊपर भी आ सकते हैं। तो जो रेड कलर से आप जो एरिया देख रहे हैं वो जोन 5 का है, ऑरेंज कलर से जो एरिया देख रहे हैं वो जोन 4 में आता है, जो हाई रिस्क जोन है, ठीक है। और रेड वाला जो है वेरी हाई रिस्क जोन है। थर्ड वाला जो है मॉडरेट रिस्क जोन है, जो येलो वाला रीजन है, और उसके बाद जो स्काई ब्लू कलर से है वो लो रिस्क जोन का एरिया है, ठीक है। तो ये देखिए सिस्मिक ये जो मैप है वो जारी किया गया था BSI के द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके द्वारा जो है ये जारी किया गया था 2002। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि 2014 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया था कि कुछ पार्ट जो है, कुछ इनक्लेव्स इंडिया जो है बांग्लादेश को देगा, और बांग्लादेश जो है कुछ एरिया जो है वो इंडिया को देगा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ सेड दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विल बी लिंक्ड बाय रोड एंड रेलवे टू बांग्लादेश। तो रिसेंटली हमारे गृह मंत्री ने ये कहा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको लिंक किया जाएगा रोड और रेलवे की हेल्प से बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये कहा गया कि 1-2 साल के अंदर अंदर इसको लिंक कर दिया जाएगा। और ये किस एग्रीमेंट के अंदर लिंक किया जा रहा है, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर ये लिंक किया जा रहा है। तो इस एग्रीमेंट को
2014 में इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया था एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, तो उसी के लिए एग्रीमेंट किया गया था। उसके बाद इसमें देखिए 162 इनक्लेव्स जो है कवर किए गए हैं इस एग्रीमेंट में। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एलबीए लेज द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ 162 इनक्लेव्स। तो टोटल 162 इनक्लेव्स का एक्सचेंज होगा इंडिया और बांग्लादेश में अंडर द कंट्रोल ऑफ आइदर कंट्री एज पर द 1974 पैक्ट के हिसाब से ये हो रहा है। और इस एग्रीमेंट में देखिए 111 जो बॉर्डर के इनक्लेव्स हैं वो इंडिया ट्रांसफ़र करेगा बांग्लादेश को, 111 इनक्लेव देगा और बांग्लादेश बदले में हमें 51 इनक्लेव दे रहा है। ठीक है। द एग्रीमेंट सेटल्स एन ओल्ड लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट विच डेट्स बैक टू कॉलोनियल टाइम्स। और ये जो डिस्प्यूट है ये कॉलोनियल टाइम से ही चला रहा है, तो उसी के सेटलमेंट के लिए ये एग्रीमेंट है, जिसके तहत इंडिया 111 जो बॉर्डर इनक्लेव से वो ट्रांसफ़र कर रहा है और बांग्लादेश 51 ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके अलावा इसकी वजह से क्या होगा कि करीब करीब 50,000 लोग ऐसे हैं जो इस एरिया में रह रहे हैं, तो एक तरह से जो उनके सिटीजनशिप का जो सवाल है उसका भी एक सलूशन मिल सकता है यहाँ। अब देखिए ये एग्रीमेंट की ज़रूरत ही क्यों है। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश की हम अगर बाउंड्री की बात करें तो मीन्स इंडिया जो है सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। 4,096 किलोमीटर 4,096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो कि मीन्स किसी भी और कंट्री से, जो भी कंट्रीज चाइना है, चाइना या और किसी भी कंट्रीज़ नेपाल भूटान किसी को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल के एरिया हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम के एरिया आते हैं। ठीक है, ये बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, इंडिया की किसी अदर नेबर से। ऑन दिस बाउंड्री सम 50 to 1 लाख पीपल्स रिसाइड। और ये कहा जा रहा है कि इसमें 50,000 से 1 लाख लोग जो है यहाँ रहते हैं इन सो कॉल्ड चितमहल्स और इंडो बांग्लादेशी इनक्लेव्स। तो इसको चितमहल्स का नाम दिया गया है। और देयर आर 102 इंडियन इनक्लेव्स इनसाइड बांग्लादेश। और ये कहा गया है कि 102 जो इंडियन इनक्लेव हैं वो बांग्लादेश के अंदर में है और जो 71 बांग्लादेश इनक्लेव्स हैं वो इंडिया के अंदर में हैं। इनसाइड दोज इनक्लेव्स आर ऑल्सो 28 काउंटर इनक्लेव्स। और यहाँ पे 28 काउंटर इनक्लेव्स भी हैं और एक जो काउंटर इनक्लेव है जिसको हम दहाला खरगाबरी बोलते हैं। बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम ए विजन टू सॉल्व द इशू हैड बीन एनरिच्ड इन द इंदिरा मुजीब पैक्ट। तो इंदिरा मुजीब पैक्ट हुआ था 1972 में। तो पहली बार उसकी बात यहीं पे उठी थी। 1972 में इंदिरा मुजीब पैक्ट हुआ था। तो इस इशू को, जो बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट का जो इशू है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले बात जो है वो 1972 में उठाई गई थी और इसी के बाद जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये साइन हुआ 1974 में। हाउएवर दिस एग्रीमेंट नीड रेटिफिकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज। लेकिन अभी भी देखिए एक तरह से रेटिफिकेशन चाहिए दोनों पार्लियामेंट से ताकि ये चीज़ जो है अप्लाई किया जा सके। देखिए 1974 में जो है ये हुआ, लेकिन बांग्लादेश ने जो है रेटिफाई कर दिया था 1974 में ही। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, 2014 तक रेटिफाई नहीं हुआ था। जब 119वां संशोधन बिल आया, अमेंडमेंट बिल आया 2013 में, तो इसको रेटिफाई करने की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया। और अभी की स्थिति ये है कि इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया था 7 मई 2015 को। जो 119 बिल था उसको पास कर दिया गया था 7 मई 2015 को। तो अब देखिए हो सकता है कि इसके ऊपर जो है काम हो और कोई न कोई एक अमेंडमेंट लेके आया जाएगा। द LBA envisage a transfer of 111 इंडियन इनक्लेव्स। ठीक है, तो 111 इंडियन इनक्लेव जो है बांग्लादेश को दिए जाएंगे और 51 इनक्लेव जो है वो बांग्लादेश जो है वो इंडिया को देगा। द एरिया ट्रांसफ़र इंडिया इज लेस। अब जो देखिए जो एरिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंडिया को वो कम है, बांग्लादेश को ज़्यादा एरिया मिल रहा है। ठीक है, और तो यही एक मेजर कंसर्न है विरोध करने का कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं और जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो यहाँ के लोग जो है इसीलिए विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि ज़्यादा जो एरिया है वो बांग्लादेश के पास जा रहा है, हमारे पास जो एरिया है वो कम आ रहा है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एरिया कंसर्न इज ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइबल्स। और जो ज़्यादातर एरिया है यहाँ का वो ट्राइबल्स के द्वारा यहाँ पे ऑक्यूपाई किया गया है ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हेंस द स्वैपिंग टेक्स अवे देयर लैंड राइट्स लिविंग देम मोर वल्नरेबल। तो जब सीधी बात है ये ट्राइबल जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए लैंड की स्वैपिंग होती है तो एक तरह से ये अपने जो लैंड पे जो उनका अधिकार है वो एक तरह से खो सकते हैं, खो देंगे। ठीक है, तो जो ये बिल था 119 अमेंडमेंट बिल, ये पार्लियामेंट के द्वारा 7 मई 2015 को पास किया जा चुका है।
वाइल इंडिया विल गेन 510 एकर्स ऑफ लैंड। देखिए इंडिया को 510 एकड़ का लैंड जो है वो मिल रहा है, और बदले में जो है इंडिया 10,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो दे रहा है बांग्लादेश को। द लेजिस्लेशन विल रीड्रॉ इंडिया बाउंड्री विद बांग्लादेश बाय एक्सचेंजिंग इनक्लेव्स इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मेघालय। अब देखिए एक तरह से दोनों के बीच में जब ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों की जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमारे में से आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय का जो रीजन है, तो वहाँ के कुछ एरिया जो है वो बांग्लादेश में चले जाएंगे। उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इट विल सिक्योर द लॉन्ग स्टैंडर्ड बाउंड्री एंड एबल टू कर्व द इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये कहा जा रहा है कि इससे जो है जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो एक तरह से उनको रोका जा सकता है। स्मगलिंग वगैरह जो होती है बॉर्डर एरिया से, जो भी क्रिमिनल एक्ट होता है, तो उसको इस एग्रीमेंट के तहत जो है रोका जा सकता है। और इसके अलावा इट वुड हेल्प दोज स्टेटलेस सिटीजन बाई ग्रांटिंग दम सिटीजनशिप। इसके अलावा जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है किसी भी कंट्रीज़ की, तो उनको उसके बाद जो सिटीजनशिप भी दे दी जाएगी। इट वुड हेल्प सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट एट सेवरल पॉइंट्स इन मेघालय, त्रिपुरा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। और जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बांग्लादेश से, जो कि मेघालय, त्रिपुरा, आसाम और वेस्ट बंगाल के एरिया को लेकर के है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट है ये भी इससे सॉल्व हो जाएगा। और इट विल इम्प्रूव एक्सेस टू द अंडर डेवलप्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वुड फर्दर इन्हेंस डेवलपमेंट वर्क्स इन द रीजन। और क्या होगा कि इससे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उनका और अच्छे से डेवलपमेंट जो है वो किया जा सकता है। इट विल हेल्प टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिसी। और एक तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया से हमारी जो कनेक्टिविटी है ये उसको इंक्रीज़ करेगा, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिसी के तहत अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री बैक 3 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर। तो देखिए जो पहले हमारा जीएसटी स्लैब था 5, 12, 18 और 28% का, उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके 3 रेट कर दिया है। मीन्स क्या किया है कि जो 5% वाला था उसको चेंज करके 8% कर दिया गया है, और 12 और 18% को मिला दिया गया है, जो कि सिर्फ अब 15% होगा। ठीक है, 12 और 18 को मिक्स करके 15% कर दिया गया है। 28% के स्लैब को 30% कर दिया गया है। ठीक है, टोटल जो पहले रेट्स थे वो 8 थे, अब जो टोटल रेट्स हो गए हैं वो 7 हो गए हैं, क्योंकि 12 और 18 को जो है वो मिक्स कर दिया गया है। तो जो भी इसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह होती हैं तो उस पर देखिए 0% जीएसटी लगता है। और जो भी मास कंजप्शन वाली हैं जैसे यूटेंसिल हो गए, कपड़े हो गए या जूते हो गए, तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पर 5% टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं उस पर 12 से 18% जीएसटी लगता है। और देखिए 28+ जीएसटी उस पर लगता है, जैसे 4 व्हीलर्स हो गए या जो भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल हैं, तो इन पर जो है 28% का जो है जीएसटी रेट लगता है। In India, almost 500+ services and over 1,300 product fall under the 4 major GST slab। तो इन्हीं 4 स्लैब्स में मेजर जो है 500 से ज़्यादा सर्विसेज आती हैं, और 1300 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो आते हैं इन्हीं 4 जीएसटी के स्लैब्स में आते हैं, जो कि 5%, 12%, 18% और 28% है। और ये देखिए जो जीएसटी काउंसिल है ये हर साल जो है जीएसटी स्लैब्स को रिवाइज करती रहती है, चेंजेस इसमें करती रहती है, जैसी भी मार्केट का डिमांड हो, जैसे मार्केट का या इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा हो, तो उस हिसाब से जो है जीएसटी स्लैब्स में चेंजेस किए जाते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो द अपडेटेड स्ट्रक्चर एंश्योर दैट द एसेंशियल आइटम्स फॉल अंडर लोअर टैक्स ब्रैकेट। और ये इसमें देखा गया है कि जो एसेंशियल आइटम्स होंगे वो कोशिश ये की जा रही है कि वो कम टैक्स ब्रैकेट्स में आए, वाइल जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होंगे वो हायर जीएसटी रेट्स में आएंगे। द 28% रेट इज़ लिवाइव ऑन द डिमेरिड गुड्स। जैसे कि 28% का जो टैक्स है वो जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स या एरिएटेड ड्रिंक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो है ये 28% का जो टैक्स है वो लगता है। उसके अलावा अलग से जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता है। अब देखिए क्यों हार्मोनाइज़ करने की ज़रूरत है जीएसटी स्लैब्स को। तो देखिए मल्टीपल रेट चेंजेस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। देखिए जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस किया गया 2017 से, उसके बाद से कई चेंजेस में किए गए। जैसे पहले जो जीएसटी का रेट था वो 11.6% था। ठीक है, उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि 15.5% है। अब बाद में 12 और 18% को मिला करके जो है 15% कर दिया गया है। तो 12 और 18 को मिलाने से 15% जो किया गया है, ये कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो टैक्स रेट है वो लोअर हो जाएंगे। ठीक है, और रेवेन्यू का जो लॉस हमें इसमें देखने को मिल रहा है, इससे रेवेन्यू का लॉस भी बताया जा रहा है कि रेवेन्यू का लॉस भी होगा इससे। द नेचर ऑफ rate changes also has meant that over 40% of taxable turnover value now falls in the 18% tax slab. Thus any move to devalue the slab with a lower rate will trigger loss। और ये कहा जा रहा है कि 18% से अगर हम यहाँ कम करते हैं जो भी
आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, अगर उस पर 18% से कम किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो नुकसान किस में होगा, तो वो रेवेन्यू से उसमें नुकसान होगा, क्योंकि जो भी टैक्स है, अगर सपोज़ करिए कि 12% टैक्स लग रहा है या किसी प्रोडक्ट पर 18% टैक्स लग रहा है, अगर ये 18% से यहाँ लो कर दिया जाएगा तो सीधी बात है 15 हो गया, तो यहाँ सीधे सीधे जो है 3% से हमें लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में। तो देखिए चाइना ने, जैसे अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा था कि सबको, जिसके पास भी जो क्रूड ऑयल का रिज़र्व है उसको रिलीज़ करने को यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है अपील की थी। लेकिन चाइना ने जो है, जो कि सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, उसने मना कर दिया है कि वो ऐसा नहीं करेगा। वाइल ओपेक प्रोड्यूसर्स वर नॉट म्यूलिंग चेंजेस टैक्टिक्स इन द लाइट ऑफ द यूएस एक्शन। और जो यूएस के एक्शंस या चेंजिंग टैक्टिक्स की वजह से जो है ओपेक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा बैरल रिलीज़ करने से ही मना कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो तेल का जो दाम ज़्यादा है, तो ऑयल के प्राइसेस हाई होने के रीज़न यही है, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा बैरल्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, वो कम ही बैरल दे रहे हैं। तो सीधी बात है, जब अमाउंट कम है तो उसके चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए जो अमेरिका ने ये कहा कि जो भी कंट्रीज़ ने स्टोर करके रखा हुआ है क्रूड ऑयल, तो सबको जो है एक तरह से रिलीज़ करना चाहिए कुछ क्रूड ऑयल। लेकिन चाइना जो है इस बात से इनकार कर रहा है। बात करें ओपेक कंट्रीज़ की, देखिए ओपेक कंट्रीज़ 79.4% जो है वो टोटल क्रूड ऑयल स्टोर करते हैं। ठीक है, उनके पास टोटल वर्ल्ड का 79.4% क्रूड ऑयल है, और जो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 20.6% उनके पास है। ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर के। और उसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिज़र्व है वो हमें देखने को मिलेगा वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में करीब करीब 25.5% जो ऑयल रिज़र्व है वो वेनेजुएला में है पूरे वर्ल्ड का। बात करते हैं इशू की, तो देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस प्लान टू रिलीज मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन कोऑर्डिनेशन विद अदर लार्ज कंज्यूमिंग नेशन इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड इंडिया टू ट्राई टू कूल प्राइसेस। तो ये तेल के दाम को कम करने के लिए जो है चाइना, जापान और इंडिया से यूएस ने कहा था कि आप जो है अपने जो रिजर्व बैरल है उनको निकालिए, लेकिन चाइना ने इसे मना कर दिया। यूएस गैसोलाइन प्राइसेस आर अप मोर देन 60% द लास्ट ईयर। ठीक है, तो वहाँ पे यूएस में भी जो गैसोलाइन के जो दाम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और 2000 के मुकाबले में करीब करीब 60% वृद्धि देखने को मिली है वहाँ पे। ओपेक प्लस, देखिए ओपेक प्लस वो कंट्रीज़ हैं जो कि एक बड़ा एलियंस है, बड़ा ग्रुप है, जो क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, तो वो ओपेक प्लस कंट्रीज़ में आते हैं, जो बड़े बड़े ज़्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल का प्रोड्यूस करती हैं। तो देखेंगे तो इसमें देखिए जैसे अज़रबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, तो ये कंट्रीज़ जो हैं ओपेक में आती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसको हम ओपेक बोलते हैं, इसका गठन जो है देखिए इराक़ में बगदाद में हुआ था 1960 में, और ये एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था 5 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला आता है। ठीक है, देवर टू बिकम द फाउंडर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही जो है पांचों कंट्रीज़ हैं, रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, यही जो है फाउंडर मेंबर हैं ओपेक के ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक परमानेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक तरह से जो भी पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको यूनिफाई कोऑर्डिनेट करके रखा जा सके, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, और एक तरह से जो सिक्योर फेयर स्टेबल प्राइसेस है पेट्रोल का उसको मेंटेन किया जा सके, और जो भी सप्लाई वगैरह है उसको मेंटेन किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर हमें ऑस्ट्रेलिया वियना में देखने को मिलेगा। एंड ओपेक मेंबरशिप सबके लिए ओपन है, किसी भी कंट्री के लिए जो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जो भी ऑयल को एक्सपोर्ट करती है वो ओपेक की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकती है, सबके लिए खुला हुआ है।